डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है गोल्गी बॉडी। एक्चुअली गोल्गी बॉडी को सबसे पहले कैमिलो गोल्गी साहब ने देखा और उन्होंने ही उनका नाम रखा। तो गोल्गी साहब ने इसको नर्व सेल ऑफ बारन ओवल, उल्लू के नर्व सेल में एंड कैट के नर्व सेल में इन्होंने देखा था। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स इतना इजीली दिखाई नहीं पड़ सकता, क्योंकि गोल्गी बॉडी और साइटोसोल दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिल्कुल सिमिलर। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज गोल्गी बॉडी इनसाइड द सेल। तो गोल्गी साहब ने एक टेक्निक का यूज किया जिसका नाम है मेटेलिक इम्प्रेग्नेशन टेक्निक। इसी टेक्निक को यूज करके उन्होंने गोल्गी बॉडी को आइसोलेट किया। उन्होंने देखा तो इन्होंने एक केमिकल का यूज किया था। वो केमिकल का नाम आता है, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत आपको मैं बता दे रहा हूं कि उस केमिकल का नाम है ओस्मियम फ्लोराइड एंड सिल्वर सॉल्ट। इसका यूज किया। गोल्गी बॉडी को कई नामों से जाना जाता है। प्लांट के सेल में गोल्गी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं। चूंकि इसमें लिपिड कंटेंट ज्यादा होने के कारण इसको लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले इसका जितना तरह का नाम है, मैं पहले आपको नाम बताता हूं कि व्हाट आर द वेरियस नेम्स ऑफ द गोल्गी बॉडी। तो यदि मैं उनका नाम देखूं गोल्गी बॉडी का, तो इतने सारे नेम्स हैं। गोल्गी बॉडी, पहले गोल्गी एपरेटस, डिक्टियोसोम, गोल्गी जोन, गोल्गी मेम्ब्रेन, लाइपोकॉन्ड्रिया, ईटीसी। इतना सारे नामों से गोल्गी बॉडी को जाना जाता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हर एक सेल में गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर बदला बदला सा लगता है, चेंज हो जाता है। तो ऐसा ऑर्गेनेल जिसका स्ट्रक्चर सेल टू सेल वेरी करता है, उसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक। तो गोल्गी बॉडी जो है, गोल्गी एपरेटस इज प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनेल। It is pleomorphic organelles because its structure change or vary from cell to cell. दूसरा क्या है कि what is Golgi body? अब मैं आपको उसको डिफाइन कर देता हूं। For the performance of the certain important function such as the biosynthesis of polysaccharide, packaging of important cellular synthetic products like protein, formation of secretory vesicle, for the membrane differentiation and formation, there occur a important cellular organelles called Golgi body or Golgi complex in both plant and animal cell. दोनों सेल में होता है, in case of plant and animal cell. The Golgi body, in case of plant cell, it is scattered throughout the cytoplasm without any localized way, without any localized manner. But in case of animal cell, the Golgi body is arranged in a localized way. बिल्कुल localized रहता है। Second thing कि inside the cytoplasm
Golgi body inside the cell surrounded by a zone of cytoplasm which is divided of mitochondria, chloroplast or plastids, storage granule. This zone is called zone of exclusion. उसको zone of exclusion कहते हैं. तो ये सब इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी पार्ट है गोल्गी बॉडी का, जो आपको याद, जैसे पूछता है व्हाट डू मीन बाय जोन ऑफ एक्सक्लूजन, तो दैट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म व्हिच सराउंड द गोल्गी बॉडी इज डिवाइड ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स, है नहीं. दिस जोन इज कॉल्ड जोन ऑफ एक्सक्लूजन. एंड इन मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल गोल्गी बॉडी आर एब्सेंट. But in all eukaryotic cell, Golgi bodies are present. जितने भी यूकेरियोटिक सेल होते हैं सब में गोल्गी बॉडी होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें गोल्गी बॉडी नहीं होते. तो जो एक्सेप्शनल केसेस है मैं उसका नाम बता देता हूं कि कौन कौन से ऐसे सेल हैं यूकेरियोट्स में जिसमें गोल्गी बॉडी होते ही नहीं. तो मैं उसका नाम बता दूं आपको कि गोल्गी बॉडी or dictyosome are absent in number 1 mature mammalian RBC and sperm. Number 2, in case of plant, Savi tubes in mature vascular tissue. Third, sperm in bryophyte and pteridophyte and certain fungi. और कुछ फंजाई में ये सब यूकेरियोटिक है, लेकिन गोल्गी बॉडी ये सब में नहीं पाया जाता. अब नंबर ऑफ गोल्गी बॉडी, क्योंकि गोल्गी बॉडी का मेन फंक्शन है सिक्रीशन, इसलिए गोल्गी बॉडी को सेक्रेटरी ऑर्गेनेल्स भी बोला जाता है. सेक्रेटरी ऑर्गेनल, इसको सेक्रेटरी ऑर्गेनल भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि उसका मेन फंक्शन है सिक्रीशन. तो जिस सेल का फंक्शन सिक्रीशन होता है उसमें इसका नंबर ज्यादा होगा, और जिसका फंक्शन सिक्रेटरी नहीं होता है उसमें इसका नंबर कम होगा. कुछ ऐसे एक्वेटिक अलगी हैं जैसे कारा, तो कारा में सबसे ज्यादा करीब मोर देन 25,000 नंबर ऑफ गोल्गी बॉडीज आर प्रेजेंट इन ईच सेल. ह्यूमन के लीवर सेल में करीब 50 गोल्गी एपरेटस होता है. इसी तरह सेल टू सेल इसका नंबर वेरी करता है. तो ये इंट्रोडक्शन हुआ. अब मैं आपको बताऊं कि स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी. अब गोल्गी बॉडी का यदि स्ट्रक्चर देखा जाए तो गोल्गी बॉडी कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 स्ट्रक्चर्स. Structure of Golgi body. Golgi body consists of the following 4 structures. What are they? So number 1, cisterna, cisternae. Number 2, tubules. Number 3, vesicles, and Golgian vacuoles. Golgian vacuoles. ये चारों कंपोनेंट है गोल्गी बॉडी का. इस चारों कंपोनेंट को मैं यदि डायग्राम से एक साथ आपको बता दूंगा तो सारा चीज आपको समझ में आ जाएगा. तो आप देखिए, मैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करके आपको बताता हूं. दिस इज nucleus.
ये न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो जिस मेम्ब्रेन से घिरा रहता है उसका नाम वही दे दिया जाता है। जैसे सेल इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन, सिमिलरली न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये एंड दिस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पर लगा होता है राइबोसोम। These are राइबोसोम। ये है राइबोसोम। और एक्चुअली गोल्गी बॉडी जो होता है उसका फॉर्मेशन इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो पार्ट गोल्गी बॉडी बनाता है उसमें राइबोसोम लगा हुआ नहीं होता है। इसको बोलते हैं ट्रांजिशनल राइबोसोम। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ट्रांजिशनल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है कि बडिंग होता है। एज ए रिजल्ट ऑफ द बडिंग, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये बडिंग होता है और यही बर्ड अरेंज कर जाता है एक जगह आके, इस तरह से अरेंज करता है एंड कोलेसेस आपस में सट जाता है एंड फॉर्म ए सिस्टर्ना, और एक सिस्टर्ना का फॉर्मेशन। तो पहला कंपोनेंट जो आपको था सिस्टर्ना, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो ये जो सिस्टर्ना बनता है ये ट्रांजिशन वेजाइकिल, ट्रांजिशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बडिंग होता है, छोटा छोटा वेजाइकिल बनता है जिसको बोलते हैं ट्रांजिशनल वेजाइकिल। इट कंटेन्स द केमिकल सब्सटेंसेस सीक्रेटेड बाय द राइबोसोम। राइबोसोम से जो केमिकल्स बनता है, यानी कि जो प्रोटीन बनता है इसके अंदर लोड होता है और वही इसमें बंद हो गया है। अब ये आके अरेंज होता है। तो इस तरह से एक सिस्टर्ना का फॉर्मेशन होता है जिसको मैं आपको इस तरह से बना दूं, फर्स्ट सिस्टर्ना, ये सबसे पहला सिस्टर्ना। इसी तरह हर एक बार ऊपर से सिस्टर्ना बनते हुए जाता है, अब जो पहले बनता है वो नीचे शिफ्ट होता चला जाता है। तो जिधर से बनता है, जैसे ये सेकंड फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया, अब ये फर्स्ट नीचे चला गया। और सिस्टर्ना का जो अरेंजमेंट होता है पैरेलली वन अबव द अदर, एक के ऊपर दूसरा, एंड द एंड ऑफ ईच सिस्टर्ना इज बेंट इन सच ए वे दैट इट अपीयर्स लाइक द बो लाइक स्ट्रक्चर। धनुष की तरह यह दिखता है जो आपको दिख रहा है। इस तरह से 4 to 8 सिस्टर्ना अरेंज टू मेक ए स्टैक। इस तरह सारे सिस्टर्ना अरेंज होते हैं और एक स्टैक बनाते हैं। यदि इसमें मैं आपको सेल मेम्ब्रेन बना दूं तो आप देख रहे हैं कि ये सिस्टर्ना का जो फेस है यह दो तरह से दिखता है। एक दिख रहा है आपको कॉन्वेक्स और एक दिख रहा है कॉन्केव। तो कॉन्वेक्स फेस, चूंकि इधर से ही ये ट्रांजिशनल वेजाइकिल आ रहा है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिस्टर्ना, तो जिस साइड से सिस्टर्ना बनता है इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस, और फॉर्मिंग फेस देखने में कन्वेक्स होता है, कन्वेक्स, इसलिए फॉर्मिंग फेस इज आल्सो सेड विद द कन्वेक्स फेस एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड सिस फेस। सिस फेस, इसको सिस फेस भी बोला जाता है। दूसरा जो सबसे लास्ट का सिस्टर्ना देखते हो, इसका फेस जो है यह कनकेव है और कनकेव फेस से फिर बडिंग होता है और यह बनाता है वेजाइकिल्स एंड वैक्यूल्स। वेजाइकिल एंड वैक्यूल्स, तो चूंकि यहां से नया वेजाइकिल्स और वैक्यूल्स बनता है, यह सबसे ओल्डेस्ट वन है, क्योंकि सबसे पहला ये बना है 1 2 3
4। तो यदि हम काउंटिंग करें तो हम सिस्टर्ना को नीचे से काउंट करते हैं कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सिस्टर्ना प्रेजेंट इन दिस गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले ये बना है, फिर ये, इस तरह से ये फॉर्मेशन होता है। तो इसको बोलते हैं मैच्योरिंग फेज। मैच्योरिंग फेज ये है फॉर्मिंग फेज, ये है मैच्योरिंग फेज। तो फॉर्मिंग फेज इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियस। इसका यदि डायरेक्शन देखें तो यह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है या तो न्यूक्लियस की तरफ दिख रहा है। एंड द मैच्योरिंग फेज इज डायरेक्टेड, दैट इज द कॉन्केव फेज इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन, या सेल मेम्ब्रेन की तरफ डायरेक्टेड है। तो इस तरह से ये सिस्टर्ना का अरेंजमेंट होता है गोल्गी बॉडी में। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, यदि हम इसको उठा के आपको मैं अलग से दिखा दूं गोल्गी बॉडी को, यहां से जैसे मैं अलग से बना के दिखा दूं, तो गोल्गी बॉडी में सिस्टर्ना का अरेंजमेंट इस तरह से होता है, और वन सिस्टर्ना अरेंज वन अबव द अदर, और एक सिस्टर्ना और दूसरे सिस्टर्ना के बीच में गैप होता है, ये गैप है। इस गैप को बोलते हैं इंटरसिस्टर्नल स्पेस। इंटर सिस्टर्नल स्पेस बोला जाता है, इट इज अबाउट 20 to 30 नैनोमीटर। अब एक सिस्टर्ना के यदि स्ट्रक्चर के बारे में हम देखें, एक सिस्टर्ना, तो ईच सिस्टर्ना इज ए centrally flattened sac-like structure. It is saucer-shaped and placed one above the other, and the end of each cisterna is curved in such a way that it appears like a bow-like structure. बिल्कुल धनुष की तरह दिखता है। And it make the polarity of the Golgi body. क्योंकि इसको हम लोग बोलते हैं cis trans एक्सिस ऑफ गोल्गी बॉडी, सिस ट्रांस एक्सिस, सिस ट्रांस एक्सिस। इस अरेंजमेंट को बोला जाता है पोलैरिटी ऑफ द गोल्गी बॉडी, सिस ट्रांस एक्सिस ऑफ द गोल्गी बॉडी। अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि गोल्गी बॉडी, ये तो सिस्टर्ना आपका हो गया। अब सिस्टर्ना में क्या होता है, जो फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस का जो सिस्टर्नल वॉल है, and cisterna is covered by या bounded by the unit membrane, and the thickness of the unit membrane is 7.5 नैनोमीटर nm, इसका थिकनेस होता है। और इस दोनों के जो बीच है, इसमें फाइब्रस मटेरियल्स या सीमेंटिंग मटेरियल, साइटोसॉल की तरह ही मटेरियल इसके अंदर भरा रहता है। सो देयर इज ए गैप बिटवीन द टू सिस्टर्ना, दो सिस्टर्ना के बीच में गैप होता है। अब होता है कि फॉर्मिंग फेस और मैच्योरिंग फेस के सिस्टर्ना के थिकनेस में, इसके वॉल के थिकनेस में फर्क होता है। क्या फर्क होता है कि इसका थिकनेस होता है 50 to 60 एंगस्ट्रॉम, और जो न्यू बनेगा उसका थिकनेस कम होता है। जैसे ओल्डर वंस होगा उसका थिकनेस बढ़ता चला जाएगा। तो इसके बाद हम लोग देखें तो इसका 60 to 65, 65 to 75 एंगस्ट्रॉम एंड 75 to 80 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इसका थिकनेस फॉर्मिंग फेज से मैच्योरिंग फेज की तरफ बढ़ता चला जाता है, इसका सिस्टर्नल थिकनेस का। अब क्या है कि इन द मैच्योरिंग फेज ऑफ सिस्टर्ना, तो ड्यू टू फेनेस्ट्रेशन ऑफ द मैच्योरिंग फेज इट फॉर्म द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। अब मैंने सेकेंड स्ट्रक्चर, पहला तो सिस्टर्ना था, दूसरा था ट्यूबुल्स। ट्यूबुल्स, तो ट्यूबुल्स का फॉर्मेशन होता है बाय द फेनेस्ट्रेशन ऑफ द सिस्टर्ना टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज एंड द पेरिफेरल रीजन ऑफ द गोल्गी बॉडी। तो यहां पर ट्यूबुल्स का फॉर्मेशन होता है लाइक दिस। इस तरह से
बहुत से टेबल्स का फॉर्मेशन होता है एंड इट मेक ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, पूरा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाता है एंड दिस इज द कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी। इसको मैंने लिखता हूं टेबल्स एंड these are vesicles, vesicles, और यही vesicles जब आपस में यूनाइट करता है तो बड़ा वैक्यूल्स बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्जियन वैक्यूल्स। गोल्जियन वैक्यूल्स, वैक्यूल। इस तरह अब मैं यदि ट्यूबुल के बारे में बताऊं, एक्चुअली ट्यूबुल्स आर फॉर्म बाय द फेनेस्ट्रेशन ऑफ द मेचुरिंग फेस ऑफ द सिस्टर्ना एंड द पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सिस्टर्ना। इट मेक्स ए complex network. Tubules are teeny, hollow, branch tubulous structures, and the end of the tubules are responsible for the formation of vesicles and vacuole. From the maturing phase of the Golgi body, the maturing phase जो cisterna का है, it is responsible for the formation of transition vesicles और secretory vesicles, secretory vesicles। लेकिन जो पेरिफेरल सिस्टर्ना होता है, पेरिफेरल सिस्टर्ना, it is responsible for the formation of the coated vesicles, coated vesicles। तो vesicles दो तरह का होता है, एक होता है स्मूथ वेजिकल, स्मूथ, और दूसरा होता है कोटेड। कोटेड को किसी किसी बुक में लिखा हुआ क्लैथरिन कोटेड, क्लैथरिन कोटेड भी बोलते हैं उसको, क्लैथरिन कोटेड। एक्चुअली इस वेजिकल्स में छोटे छोटे ब्रिस्टिल लगे होते हैं कोटेड वेजिकल में, एंड दे आर आल्सो कॉल्ड एक्सोसाइटिक वेजिकल। इसको एक्सोसाइटिक वेजिकल्स भी बोला जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि सिस्टर्ना में आपका किस तरह से ट्यूबुल्स का फेनेस्ट्रेशन के द्वारा ट्यूबुल्स बनता है, फिर ट्यूबुल्स में बडिंग होता है तो वेजिकल्स बनता है, और मैचुरिंग फेज से बड़े बड़े बडिंग होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स के फॉर्मेशन होता है। एक वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि फॉर्मिंग फेज में जो ट्रांजिशनल वेजिकल्स है, यह बार बार ऐड होकर के सिस्टर्ना बनाता है, और मैचुरिंग फेज से बार बार बडिंग होकर के यहां पर मेम्ब्रेन का लॉस होता है। तो ड्यू टू रेगुलर फॉर्मेशन ऑफ बडिंग देयर इज लॉस ऑफ मेम्ब्रेन फ्रॉम द मैचुरिंग फेज सिस्टर्ना, एंड दिस लॉस इज कंपनसेटेड बाय द ट्रांजिशनल वेजिकल फ्रॉम द फॉर्मिंग फेज। सो द process of the compensation of the lost vesicles, lost membrane from the maturing phase, this compensation is called membrane flow. The shifting of membrane from forming phase to maturing phase is said to be membrane flow. इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन फ्लो। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी बॉडी। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। अब हम लोग गोल्गी बॉडी का फंक्शन देखेंगे। गोल्गी बॉडी बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है। सबसे पहले मेन काम क्या है, ये जो गोल्गी एपरेटस है, इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन। यह प्रोटीन के कैरेक्टर को मॉडिफाई कर देता है। सेल को जिस तरह का प्रोटीन चाहिए उस तरह के प्रोटीन का फॉर्मेशन यह उसको मॉडिफाई कर देता है। और जब यहां बडिंग होता है तो इससे जो वेजिकल्स बनता है, जिसे सेट विद सेक्रेटरी वेजिकल्स, और यही वेजिकल्स सेल में नीड के अनुसार जहां जरूरत है वो डेस्टिनेशन में जाता है। और यदि एक्सोसाइटिक वेजिकल, मैंने यह बताया जो कोटेड वेजिकल होता है, दे आर सेड विद एक्सोसाइटिक वेजिकल। दिस इज क्लैथरिन कोटेड वेजिकल। वो क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के पास जाता है, बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस रिमूवल ऑफ द अनवांटेड और टॉक्सिक सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस।
सेल के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस बनता है वो एक्सोसाइटिक वेसिकल के द्वारा सेल मेम्ब्रेन से, है ना, वो बाहर हो जाता है। तो इस तरह वेसिकल्स प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड द फॉर्मेशन ऑफ वेसिकल टेक्स प्लेस फ्रॉम द मैच्योरिंग फेज सिस्टर्ना। मैच्योरिंग फेज सिस्टर्ना से बनता है। अब मैं बता दूं फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी के फंक्शन क्या क्या है? तो गोल्गी बॉडी परफॉर्म्स मेनी इंपॉर्टेंट फंक्शन, बहुत सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन गोल्गी बॉडी करता है। तो सबसे पहला फंक्शन इसका है सिक्रीशन। सिक्रीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। गोल्गी बॉडी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the secretion of protein and other important biochemicals which are essential for the maintenance of the cellular function. सेल के फंक्शन के लिए जितना भी बायोकेमिकल्स का यूज होता है गोल्गी बॉडी सिक्रेट करता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इज दैट इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी ही करता है। एंड आप जानते हैं कि लाइसोसोम में लाइटिक एंजाइम्स होता है नहीं, उसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी बोला जाता है एंड इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। तो लाइसोसोम का फॉर्मेशन भी गोल्गी बॉडी से ही होता है। थर्ड, इन केस ऑफ प्लांट सेल द गोल्गी बॉडी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। सेल प्लेट फॉर्मेशन ड्यूरिंग cell division in plant cell. Fourth, acrosome formation in sperm. स्पर्म में क्या करता है कि जो स्पर्म का जो हेड है एक्चुअली क्या होता है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म टेक्स प्लेस इनसाइड द ओवम। तो स्पर्म के पेनिट्रेशन के लिए एक्रोसोम चाहिए। तो यह जो एक्रोसोमल वेसिकल्स है, एक्रोसोम, तो स्पर्म में एक्रोसोम का फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी ही करता है। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइशन। तो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। ये दोनों का फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी ही करता है। गोल्गी बॉडी ऑल्सो प्लेज द रोल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रेटिनल पिगमेंट। रेटिनल पिगमेंट, यह रेटिनल पिगमेंट का भी फॉर्मेशन करता है। इस तरह से यदि हम देखें तो और बहुत सारे फंक्शन हैं गोल्गी बॉडी का। इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ विटेलाइन मेम्ब्रेन एंड यॉक। विटेलाइन मेम्ब्रेन और यॉक का भी फॉर्मेशन गोल्गी बॉडी ही करता है। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि गोल्गी बॉडी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स इनसाइड द यूकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब में बिल्कुल एब्सेंट रहता है। तो इस तरह ये गोल्गी बॉडी कंप्लीट हुआ और आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा।